हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्ट व्हिटमैन की बायोग्राफी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे अपनी वीडियो का इसकी डेट ऑफ बर्थ से। इसके जो नाम की फुल फॉर्म है वो है वॉल्टर व्हिटमैन और 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में इसकी बर्थ हुई थी। इसकी जो डेथ है वो है 26 मार्च 1892 में हुई थी। है कौन ये व्हिटमैन आखिर? ये अमेरिकन पोइट है, जर्नलिस्ट है, एसेइस्ट है और इसकी जो पोइट्री की कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, ये ऑलमोस्ट 12 एडिशंस में पब्लिश हो चुकी है। और इसका जो सबसे फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1855 में। और इस बुक को लीव्स ऑफ ग्रास को अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री में लैंडमार्क की हैसियत हासिल है, मतलब कि ये मास्टर पीस है अपने इरा का। अब तक ऐसी कोई बुक नहीं लिखी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं व्हिटमैन के बारे में वो हैं, इसको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, फ्री वर्स का फादर। उसके अलावा नेशनल पोइट ऑफ अमेरिका है और इसका कहना है कि जो पोइट्स होते हैं वो अपनी नेशन पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से इसका ताल्लुक़ था और ये फोकस करता था कि इंसान को तजर्बात से ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि इसका मानना ये है कि जो तजर्बात हैं वो उस्तादों, तालीम और किताबों से ज़्यादा इंसान को सबक देते हैं। और ये जो पोइट है ये डेथ के बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करता था और अपनी पोइट्री में एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंबल्स का इसने यूज़ किया। फैमिली और अर्ली लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो व्हिटमैन की जो फैमिली थी वो अमेरिका में सेटल थी, लेकिन इनके जो फादर थे, पेरेंट्स जो इनके थे वो दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्हें अपने और फॉर्मल एजुकेशन यानी कि उस टाइम पे अच्छी मानी जाती थी। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ठीक थे। इन्हें अपने फोर फादर्स से, एंसेस्टर्स से ज़मीन भी मिली हुई थी जो कि मतलब अच्छा एक सेटल्ड फैमिली थी। लेकिन एजुकेशन की अगर बात करें तो इनकी फैमिली क्योंकि ब्रोक आइलैंड मूव कर चुकी थी तो 1825 से 1830 में इन्होंने पब्लिक स्कूल ब्रोक आइलैंड से ही अपनी जो एजुकेशन है वो ली। उसके अलावा 1830 से 1831 ऑफिस बॉय रहा और डॉक्टर्स बॉय यानी कि साथ साथ बहुत सारी जॉब्स भी करता रहा 1836 तक। और इसके अलावा 1836 से 1841 इसमें स्कूल टीचर रहा, यानी कि 17 साल की उम्र में इसने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। उसके अलावा 1846 में एडिटर बन गया, यानी कि ब्रोक आइलैंड की जो डेली ईगल था न्यूज़पेपर उसमें। फिर बाद में ये सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का ये एक सपोर्टर बन गया था। उसके अलावा अपनी ज़िंदगी के 36 साल इसने यानी कि घूमते फिरते और न्यूयॉर्क सिटी को ऑब्जर्व करते गुजारे। यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज प्रेजेंट किए जाते थे थिएटर में वो भी देखे और पसंद किया ओपरा को। उसके अलावा इन सालों में इसने बहुत ज़्यादा जो है बुक्स रीड की, यानी कि लिटरेचर से बहुत ज़्यादा शुरू से ही लगाव था। घर में भी अपनी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में जाते थे और वहाँ पे भी जाके बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और एक नया स्टाइल जो है पोइट्री का वो इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि अपना एक नया बना लिया स्टाइल पोइट्री का। इस दौरान यानी कि हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि स्कूल टीचर भी रहा है और जर्नलिस्ट भी था, तो इसने अपनी बहुत सारी पोइम्स जो है वो लिखी हैं। क्योंकि एडिटर था इसलिए जो पोइम्स लिखी हैं वो न्यूज़पेपर में जाके पब्लिश कर दी हैं, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। पोइटिक करियर का जो स्टार्ट था वो यानी कि 1855 में हुआ है। यानी कि अगर ऑफिशियली देखा जाए 1855 में जो भी पोइम्स लिखी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन जितनी भी थी, एक पब्लिशर लेके उसे, यानी कि कोई भी पब्लिशर तो था नहीं और ना ही पैसे थे, तो 1855 में आके अपनी ही जेब से इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं कि एक मास्टरपीस है अमेरिकन हिस्ट्री में पोइट्री का, तो उसे पब्लिश करवाया। उसका फर्स्ट एडिशन 1855 में अपने ही एक्सपेंसेस से वो पब्लिश किया। उसका भी मतलब कि कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और इसका जो रिस्पांस था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो है इसको अप्रिसिएशन भी मिली है और इसको जो लोग मतलब समझ बूझ रखते थे उन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा सराहा। उसके अलावा यानी कि अपनी ज़िंदगी में जितने भी साल, फर्स्ट एडिशन तो पब्लिश हो गया 1855 में, तो उस दौरान बाकी के जो साल थे हर साल मतलब रिवाइज़ करता इसे लीव्स ऑफ ग्रास को और उसका नया एडिशन, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके कुछ और पोइम्स ऐड करके या कुछ और चीज़ें ऐड करके वो भी मतलब पब्लिश करवाता रहा। उसके साथ यानी कि ये सारा काम चलता रहा। साथ में दूसरी पोइम्स भी, जिसमें सनडाउन पोइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा
जो पोएम है कैलेमस, ये भी एक बहुत ही मतलब कि एक अच्छी कलेक्शन है पोइट्री की, ये भी पब्लिश हुई थी तब। और ये जो लीव्स ऑफ ग्रास थी उसकी भी रिवीजन होती थी और वो भी पब्लिश करवाता था। सबसे पहली जो पब्लिशिंग इसने करवाई थी वो तो अपनी जेब से करवाई थी। दूसरी बार जब मसला आया था पब्लिश करवाने का तब भी फिर पैसों का मसला बन गया था, फिर भी मतलब कि ख़ुद से ही अपना घर बेचकर पब्लिशिंग करवा ली थी। सिविल वार का जो टाइम था 1865 में, जनवरी 1865 में इनके डिपार्टमेंट का क्लर्क बन गया था, लेकिन बाद में इसकी जॉब से इसको हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो इसकी जर्नल था, जो इसकी मतलब कि पब्लिश हुई थी बुक पोइट्री की कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ इसको जो टाइटल पेज था उसमें लीव्स ऑफ ग्रास लिखा हुआ था और पोर्ट्रेट था इसकी अपना। और बहुत से लोगों ने तनकीद भी की थी उसी के साथ जो काम कर रहे थे, लेकिन जो ये क्लर्क की जॉब थी इसकी वजह से इसको हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें लीव्स ऑफ ग्रास में बहुत ही ज़्यादा इमोरल, वो लोग कहते थे कि जो इसका टेक्स्ट है या थीम्स है वो बहुत ही ज़्यादा इमोरल है। इस वजह से इसे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। बाद में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर जी इसको दोबारा रिवाइज़ किया और इसको दोबारा पब्लिश करवा दिया। इसकी जो पॉपुलैरिटी और इसका जो फेम है उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी अपनी पर्सनैलिटी है, और इसका जो पर्सनैलिटी, इसकी चार्म, सारा कुछ, यानी कि इसका अगर फिगर वाइज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, और इस वजह से एक चीयरफुल जो पर्सनैलिटी थी उस वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा फेम मिला था। लोग इसे यानी कि एक मॉडर्न क्रिस्ट के नाम से भी जानते थे, यानी कि बहुत सारे नाम दिए हुए थे अपने डिस्क्रिप्शन की वजह से, और सबसे ज़्यादा जो एक तो अपनी पर्सनालिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा, दूसरा लीव्स ऑफ ग्रास की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा फेम मिला। जो इसके अपने एज का रिप्रेजेंटेटर रहा है वो तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो पोइट्री की कलेक्शन है उससे बेहतरीन अब तक अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री में अब तक कोई नहीं मिलती। इसलिए यानी कि ट्रू रिप्रेजेंटेटर ऑफ अपने अमेरिकन हिस्ट्री है, अमेरिकन इरा है, क्योंकि इसने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो भी अमेरिकन है, कोई ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई, और यानी कि जो भी ऑब्ज़र्व किया गया उस टाइम पे, जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की उसे भी एक्सेप्ट किया और उसको भी डीपली ऑब्ज़र्व करके उसे भी अपनी पोइट्री में जगह दी, अपने राइटिंग्स में उसको जगह दी, तो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज बन गया, अपने एज को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। इसकी जो मास्टरपीस है यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास, उसका फर्स्ट एडिशन है 1855 में पब्लिश हुआ, जिसमें सिर्फ 12 पोएम्स थी और एक प्रोज का जो है प्रीफेस था। 1856 में सेकंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ, जिसमें हम लोग ने देखा था ना, यानी कि रिवाइज़ करता था और जो भी इसने अपनी पोएम्स लिखी हुई थी वो ऐड कर देता था। 1856 में जो इसका सेकंड एडिशन था उसमें 20 जो है वो एडिशनल पोएम्स ऐड की गई थी, और 1860 में थर्ड एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था। इसमें अपने फ्रेंड के साथ इसने मिलकर उसको रिवाइज़ किया था और उसमें थोड़ी बहुत जो थी चेंजिंग्स की थी। फोर्थ एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का 1867 में पब्लिश हुआ, 1871 में इसका फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ। उसके अलावा इसमें यानी कि थोड़ा सा ये एक प्रोज पम्फलेट था जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में और उस टाइम पे जो भी चल रहा था या जो भी मूवमेंट थी उसके बारे में भी मतलब लिखा गया था। 1876 में सिक्स्थ एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ, 1881 में इसका सेवन्थ एडिशन, इसी तरह 1891 और 92 में इसका फाइनल एडिशन जो है डेथ बेड वो पब्लिश हुआ। यानी कि एक हर साल रिवाइज़ करके थोड़ा सा ऐड करके इसने अपने जो एक मास्टरपीस है अपने वर्क को वो हर साल रिवाइज़ करता रहा, यानी कि अपने आखिरी साल तक फिर उसको पब्लिश करवाता। आखिरी जो इसका था एडिशन वो उसका नाम डेथ बेड है। अच्छा, इसकी जो पोइट्री के अहम जो मौज़ूआत रहे हैं या थीम कह सकते हैं हम, इसमें जो हमें अखलाकी सबक मिलता है, जो भी मॉरल वैल्यूज़ बयान की गई हैं वो ये हैं कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, हर शख्स इस दुनिया में बराबर है, कोई भी ग़ुलाम नहीं है, सच हर जगह मौजूद है लेकिन बोला नहीं जाता, तमाम लोगों में एक ताल्लुक़ और समझ बूझ पाई जाती है जो कि आम तौर पर नज़रों से ओझल है। सच हर जगह मौजूद है मगर बोला नहीं जाता, इस चीज़ को अब अगर देखा जाए तो इसमें भी डेप्थ में मीनिंग है। लोगों में एक ताल्लुक़ और समझ बूझ है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो नज़र नहीं आती। भले लोग एक दूसरे को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन उनमें कोई ना कोई ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जाके मिलता है और उनमें अंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। अच्छा, लोग जो हैं वो इसके अलावा जो दूसरा हमें सब इससे एक अच्छा लेसन मिलता है इनकी राइटिंग से, वो है लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं अगर वो नेचर पे बिलीफ रखें और उसके अलावा मौत पर भी, क्योंकि जो डेथ है वो तो आनी ही आनी है, इसके ऊपर भी इंसान को यकीन रखना चाहिए। उसके अलावा यानी कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी लिखा है।
लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में जो कंट्रोवर्सीज थी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो इसके थीम्स थे वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि इसको पब्लिश किया जाए, कुछ कहते थे नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड किस्म का जो टेक्स्ट था वो था। उसके अलावा जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो बहुत सारे रीडर्स ने उसको फर्स्ट जो 1855 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था उस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, इसी वजह से कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विटमैन के, उसमें कैलमस, क्रॉसिंग ब्रुक आइलैंड फेरी, डेमोक्रेटिक विस्टर्स, ड्रम टैप्स, आइसिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, सीक्वल टू ड्रम टैप्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्पेसिमेन डेज एंड कलेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिकन लिटरेचर पर वॉल्टर विटमैन का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हम लोग जानते हैं कि जो भी पोइट्स होते हैं, पहले ही भी कहा है खुद ही वॉल्टर विटमैन ने कि जो पोइट्स हैं उसका बहुत ही ज़्यादा अपनी नेशन पे असर रहता है। तो इसके जो लिटरेरी वर्क था वो भी एक लैंडमार्क है और मास्टरपीस माना जाता है। उसके अलावा जो एक तो अमेरिकन स्पीच और दूसरा फ्री वर्स के बारे में जो लिखा है, इसने इंग्लिश की दूसरी राइटिंग्स को पीछे छोड़ दिया है और अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा अपना जो एक लोहा मनवा लिया है, अपना नाम बना लिया है। जो डेथ है वॉल्ट विटमैन की वो एक मिस्टीरियस डेथ है, यानी कि अब तक एक पहेली की तरह समझ नहीं आई कि इसकी बीमारी की असल वजह थी क्या। कुछ लोग कहते हैं कि वो या तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरा है और कुछ लोग कहते थे कि इसके जो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे बॉडी में उस वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, जो भी हो, इसकी मौत आज भी एक पहेली की तरह है और इसकी जो डेथ हुई थी वो 26 मार्च 1892 में हुई थी। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर